देखिए, पश्चिमी यूपी में एक मशहूर कहावत है, जिसके जाट उसी के ठाट। जब दिल्ली की सत्ता के लिए चुनावी संग्राम छिड़ा है, तब दिल्ली की सरहद से लगता पश्चिमी उत्तर प्रदेश सभी पार्टियों की सियासी जोर आजमाइश का एक केंद्र बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से चुनावी रैलियों की शुरुआत करने वाले हैं। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली होगी। 15 साल बाद आरएलडी और बीजेपी का राजनीतिक कुनबा एक मंच पर होगा। खास बात यह है कि 2014 और 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ से ही चुनावी कैंपेन की शुरुआत की थी। इसकी वजह क्या है? मेरठ की क्रांति धरा में ऐसा क्या है आखिर जो पूरे यूपी की राजनीति पर बड़ा असर रखता है? ये रिपोर्ट गौर से देखिएगा। यकीन मानिए, 2024 के चुनावी समर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति का इससे बेहतर विश्लेषण नहीं मिलेगा। चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। चार 400 प्लस का नारा, विराट विजय का भरोसा और विरोधियों पर तीखे सियासी तीर। मेरठ की क्रांति धरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 के महासमर का आगाज कुछ इसी अंदाज में करेंगे। 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसी यूपी में पहली चुनावी रैली होगी, जहां से रायसेना हिल्स की सत्ता का रास्ता जाता है, जिस यूपी में बीजेपी का 80 की 80 सीटें जीतने का टारगेट है। मेरठ को जाटलैंड का सेंटर माना जाता है। यही वजह है कि रैली में मंच पर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। 15 साल बाद आरएलडी और बीजेपी का कुनबा एक साथ मंच पर होगा, क्योंकि आरएलडी के एनडीए में शामिल होने के बाद ये पहली रैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी के मेरठ से कल चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं और मेरठ में होने वाली उनकी रैली को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। मैं इस वक्त मेरठ के उसी स्थल पर हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने जा रही है। कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान केंद्र के इस परिसर में बड़ा पंडाल लगाया गया है, जहां पर हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक रखी है। गांव-गांव, गली-गली जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी भी मंच यहां पर साझा करेंगे और आरएलडी के नेता और कार्यकर्ता भी इस रैली को लेकर बेहद उत्साहित हैं और रैली को सफल बनाने के लिए गांव-गांव, गली-गली जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद ये पहली रैली होने जा रही है और मेरठ के कैराना लोकसभा, मुजफ्फरनगर लोकसभा, मेरठ लोकसभा, बिजनौर लोकसभा को ध्यान में रखते हुए इस रैली को किया जा रहा है। आसपास के तमाम जिलों से बड़ी संख्या में बीजेपी के और आरएलडी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी यूपी के मेरठ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ा बोलकर जाते हैं। बीजेपी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी मेरठ से 10 साल का हिसाब देंगे, 400 पार की हुंकार भी भरेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हर रैली में भरते हैं। लेकिन मेरठ में मिजाज अलग होगा, क्योंकि 2014 और 2019 में भी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद मेरठ में ही प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली हुई थी। 2014 में विजय शंखनाद रैली के मौके पर कांग्रेस को सबसे जहरीली पार्टी बताया था। दिल्ली और मेरठ के बीच एक्सप्रेसवे बनाने का वादा किया था, जो अब बन चुका है।
2019 में भी मेरठ से ही लोकसभा चुनाव का आगाज किया था और एयर स्ट्राइक के बहाने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला था। 2024 में भी अब प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी कैंपेन के आगाज के लिए मेरठ की ही क्रांति धरा को चुना है। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी मेरठ से ही चुनावी कैंपेन की शुरुआत क्यों करते हैं? लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली मेरठ में ही क्यों होती है? जवाब है पश्चिमी यूपी के जाट वोटर। कहते हैं जिसके साथ जाट उसके हैं ठाट। यही वजह है कि पश्चिमी यूपी में सियासी ठाट पाने के लिए तमाम पार्टियां जाट वोटर्स को साधना चाहती हैं। लेकिन सवाल यह है कि यूपी में महज 2% आबादी वाले जाट आखिर कैसे पश्चिमी यूपी के चौधरी हैं? इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो दिल्ली से हरिद्वार वाले एक्सप्रेसवे पर निकल पड़िए। करीब 200 किलोमीटर के जिस इलाके से हाईवे से होते हुए गुजरेंगे उसे ही जाट लैंड कहा जाता है। किसान और किसानों वाले जाटों के दबदबे वाली ये जमीन किस हद तक सियासी रूप से उर्वर है, ऐसे समझिए। पश्चिमी यूपी के बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा और मुरादाबाद वो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा जाट आबादी है। इसके अलावा रामपुर, अमरोहा, सहारनपुर और गौतम बुद्ध नगर जिलों में भी जाट वोटर का असर है। यूपी की करीब 20 करोड़ आबादी में भले ही जाटों का हिस्सा 2 से 4% ही है, लेकिन पश्चिमी यूपी के कुल वोटों में करीब 17% हिस्सेदारी जाट समुदाय की है। वेस्ट यूपी में मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ जाट बहुल जिले हैं। इन जिलों में जाट आबादी करीब 30 से 50% है। पश्चिमी यूपी की 18 लोकसभा सीटों और विधानसभा की करीब 66 सीटों पर इनका खासा असर है। यही वजह है कि इस इलाके में सभी पार्टियां जाट समुदाय से आने वाले उम्मीदवारों पर ही दांव लगाती रही हैं। बीजेपी ने इस बार रामायण में राम का रोल निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल को मेरठ से मैदान में उतारा है। चुनाव लड़ने को लेकर अरुण गोविल क्या कहते हैं, उन्हीं से सुनते हैं। सोच लिया था पहले कि चुनाव लड़ना है सर? नहीं, ये ख्याल अभी 1-2 महीने पहले दिमाग में आया था मेरे। तो एक वो किरदार था जो आपने राम का किरदार निभाया, ये सियासत का मैदान है, दोनों में कितना अंतर आप मानते हैं? नहीं, दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। और उस अंतर को कंपैरिजन करके मुझे नहीं लगता कि समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। दो अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से की जाएंगी। रामायण सीरियल में प्रभु श्री राम के किरदार ने अरुण गोविल को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पहचान दी। पहली बार चुनावी सियासत में आए हैं, पहली बार ही मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने पर क्या कहते हैं वो सुनिए। पहली बात तो है कि मैं राजनीति मैं नहीं करूँगा, जिसे हम राजनीति की परिभाषित राजनीति हम कहते हैं, वो मैं नहीं करूँगा। वो मुझसे होती नहीं, मुझे पता भी नहीं कि कैसे की जाती है, न मेरा कोई शौक है। मैं यहाँ आया हूँ कि मेरे पास जो है, मेरे पास है अभी तक के मेरे जीवन के हिसाब से प्यार है, संवेदनशीलता है, मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, ये है, मैं यही करूँगा यहाँ पर। इसके अलावा सो कॉल्ड राजनीति मैं नहीं करूँगा। अरुण गोविल के पास स्टारडम के अलावा उनका मेरठ कनेक्शन भी है। जानना चाहते हैं तो सुनिए। अरुण गोविल का जन्म 12 जनवरी 1958 को मेरठ कैंट में हुआ था। उनके पिता चंद्र प्रकाश गोविल मेरठ नगर पालिका में इंजीनियर थे। अरुण गोविल की शुरुआती पढ़ाई लिखाई सरस्वती शिशु मंदिर में हुई थी। टीनेज में ही अरुण गोविल का कुछ समय यूपी के ही दूसरे शहर शाहजहांपुर में बीता। इसके बाद मेरठ में ही चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अरुण गोविल भले ही लंबे वक्त से मुंबई में रह रहे हों, लेकिन खुद को फख्र के साथ मेरठ का निवासी बताते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और ये होता रहा है, और अपने शहर में आकर होता है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। फीलिंग वेरी गुड। मुझे लगता है कि जो हम देते हैं इंसान को, किसी भी इंसान को, हमें वही वापस मिलता है। उनमें से वो पुराने लोग तो अब है नहीं, जो हमारे उस वक्त के साथी थे, सहपाठी थे, अब वो भी मिल रहे हैं। कितने ही लोग मुझे ऐसे मिले, कितने भाई ऐसे मिले जो GIC में मेरे साथ पढ़े हैं। पर इतने लोग मिलते तो अच्छा लगता है कि जब गवर्नमेंट कॉलेज की भी बातें हुई, बेगम पुल की भी बातें हुई, बुढ़ाना गेट की भी बातें हुई, फिल्मिस्तान सिनेमा की बात हुई, आम्रपाली सिनेमा की बात हुई, मेनका सिनेमा की बात हुई, अच्छा लगता है बस। रामायण में श्री राम के किरदार ने अरुण गोविल को मेरठ ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में बसे हिंदुओं के बीच पहचान दी।
लेकिन सवाल ये है कि क्या मेरठ की क्रांति धरा पर रामायण के प्रभु राम कामयाबी का इतिहास लिख पाएंगे? पश्चिम यूपी की 8 सीटों पर पहले दौर में मतदान होना है। ऐसे में चूंकि दलों के दोस्त बदले हैं तो इसका चुनावी समीकरण पर क्या असर पड़ेगा ये देखने वाली बात है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का मेरठ से चुनावी प्रचार का आगाज करना क्या चुनावी सीन बदल सकता है? 2014 और 2019 में भी प्रधानमंत्री ने मेरठ से ही चुनाव प्रचार का आगाज किया था। 2014 में भले ही बीजेपी के लिए जाटलैंड की जमीन बेहद उर्वर साबित हुई थी, लेकिन 2019 के नतीजों ने बीजेपी के माथे पर शिकन ला दी थी। 2019 में बीजेपी जिन सीटों पर चुनाव हारी थी उनमें बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना, ये 16 सीटें हैं। इन 16 सीटों में से 10 पर बीएसपी, 5 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, नगीना, बिजनौर और पीलीभीत लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 2019 में इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी को हार मिली थी। 24 में 80/80 का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी इस बार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मेरठ पहुंच चुके हैं। 27 मार्च को योगी मेरठ में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल हुए। उस दौरान भी आरएलडी के नेता मंच पर मौजूद रहे। यही समीकरण बीजेपी को वेस्ट यूपी में बाजी पलटने का भरोसा दे रहे हैं, क्योंकि जाटलैंड की सियासी जमीन पर 15 साल बाद आरएलडी और बीजेपी का कुनबा एक साथ है। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी और बीजेपी साथ लड़ी थीं। बीजेपी ने तब आरएलडी को 7 लोकसभा सीटें दी थीं। इनमें मुजफ्फरनगर और नगीना को छोड़कर आरएलडी ने बागपत, हाथरस, मथुरा, अमरोहा और बिजनौर लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी। मथुरा से खुद जयंत चौधरी चुनाव जीतकर सांसद बने थे। इस लिहाज से मेरठ में होने वाली रैली दोनों दलों के लिए बेहद अहम है। रैली के जरिए मेरठ, बागपत और मुजफ्फरनगर के अलावा कैराना और बिजनौर के वोटरों को भी साधा जाएगा। फसल की रखवाली कैसे करनी है और कटाई के वक्त और मंडी तक कैसे वो पहुंचाना है, अब वो काम का वक्त है। तो बड़ी जिम्मेदारी, अपने से ऊपर की तस्वीर मत देखिए कि क्या होगा। जो अपने घर की बात है, परिवार की, मोहल्ले की, समाज की, क्षेत्र की, उतनी सब लोग कर लेंगे और निभा लेंगे तो अपने आप जो तस्वीर हम बनाना चाहते हैं, बिजनौर की हो, नगीना की हो और पार्लियामेंट की जहां 400 पार का लक्ष्य हमने दिया, वो तस्वीर बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। बीजेपी के कॉन्फिडेंस की एक और वजह है और वो है मायावती का अकेले चुनाव लड़ना, जो काफी हद तक चुनावी लिहाज से बीजेपी के लिए मुफीद माना जा रहा है। वेस्ट यूपी में जाट समुदाय के साथ ही मुसलमान और दलित वोटर भी निर्णायक माने जाते हैं। सहारनपुर में करीब 13% दलित वोटर हैं। इसी तरह कैराना में 17%, मुजफ्फरनगर में 21%, बिजनौर में करीब 23%, नगीना में 22%, रामपुर और पीलीभीत में करीब 17%, तो मुरादाबाद में तकरीबन 15% दलित मतदाता हैं। वेस्ट यूपी में मायावती पहले ही अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में इन सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले होने के आसार हैं। इनमें बीजेपी को फायदा नजर आ रहा है, लेकिन होता क्या है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। पर इतना जरूर है कि पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर पहले फेज में होने वाली वोटिंग का असर पूरे यूपी में नजर आ सकता है। बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां रामलीला मैदान एक बार फिर से सियासी जोर आजमाइश का गवाह बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त मेरठ से इलेक्शन कैंपेन का आगाज करेंगे, तब दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन के नेता सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महारैली होने जा रही है। दावा है कि इस रैली में इंडिया अलायंस की 28 पार्टियां शामिल होंगी। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि रैली में सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ सकती हैं। सवाल यह है कि क्या महारैली के जरिए सुनीता केजरीवाल को चुनावी राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी है? यह सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।
का रामलीला मैदान, जहां से आंदोलन के बाद आम आदमी पार्टी वजूद में आई। वही मैदान जहां से अरविंद केजरीवाल की राजनीति का आगाज हुआ। वो मैदान जिसने देश की राजनीति का हर रंग देखा है। वही रामलीला मैदान एक बार फिर देश की राजधानी में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बनने जा रहा है। शामियाना तैयार हो चुका है, कुर्सियों की कतार लग चुकी है, कालीन बिछाए जा चुके हैं और नेताओं को निमंत्रण बांटे जा चुके हैं। जाते मार्च की आखिरी तारीख को दिल्ली की चुनावी राजनीति को गरमाने का हर इंतजाम दुरुस्त किया जा चुका है। इंडिया गठबंधन के जितने प्रमुख घटक हैं उनके सभी प्रमुख लीडर्स इसमें आ रहे हैं। इसमें कांग्रेस से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, अखिलेश यादव जी, तेजस्वी यादव जी, उसी तरह से फारूक अब्दुल्ला जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, चंपई सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ कल्पना सोरेन जी भी आ रही हैं। साफ है कि दिल्ली का रामलीला मैदान बड़े राजनीतिक आयोजन का गवाह बनने वाला है। इंडिया गठबंधन के नेता बड़ी रैली करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि महारैली के जरिए देश को बड़ा संदेश दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि रैली में कौन कौन शामिल होगा। रामलीला मैदान में पूरे दिल्ली से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसके लोगों की आवाज में आवाज मिलाने के लिए पूरे देश भर से इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख लीडर हैं वो भी कल यहाँ आ रहे हैं। सभी लोग मिलकर के कल यहाँ से तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ की आवाज को बुलंद करेंगे। आम आदमी पार्टी ने रामलीला मैदान में रैली का ऐलान उसी दिन कर दिया था जिस दिन अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना यूबीटी की तरफ से उद्धव और आदित्य ठाकरे, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव, आरजेडी से तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, लेफ्ट पार्टियों से सीताराम येचुरी और डी राजा शामिल होंगे। रैली के लिए तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ नारा गढ़ा गया है। दावा किया जा रहा है कि इस रैली में 28 पार्टियां शामिल होंगी। इंडिया गठबंधन की रैली है, किसी एक व्यक्ति केंद्रित रैली नहीं है और इसमें सारे पार्टियां शामिल हैं, सारे नेता शामिल हैं और व्यक्ति को बचाने के लिए नहीं है, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, निष्पक्ष चुनाव को बचाने के लिए। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, पर जिस तरीके से डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है रोज, उसके खिलाफ है रैली। मैं समझता हूं कल 27 या 28 पार्टी के नेता रामलीला मैदान में मौजूद होंगे। अगर दावों पर यकीन करें तो रैली में इंडिया गठबंधन का हर नेता मौजूद होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे क्योंकि केजरीवाल फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। लेकिन केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल इस रैली में शामिल हो सकती हैं। ऐतिहासिक रैली है, महारैली है और इसका जो मकसद है वो है तानाशाह हटाओ और लोकतंत्र बचाओ। कल सारे रिकॉर्ड पिछले टूट जाएंगे। कल इतनी बड़ी रैली होगी कि उसके बाद जो तानाशाह है, तानाशाही खत्म होगी और लोकतंत्र की बहाली होगी और पंजाब में तो बहुत ज्यादा जोश है लोगों में। रैली से पहले दिल्ली में दिन भर सियासी मेल मुलाकातों का दौर चलता रहा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंची। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज भी साथ में मौजूद रहे। जो स्थिति हमारी झारखंड में है वही अब यहाँ दिल्ली में भी हो गई है। तो मैं मैम से, सुनीता मैम से मिलने आई थी, उनका दुख बांटने आई थी, तो उन्होंने भी अपनी व्यथा सुनाई और हम लोगों ने यही मिलकर प्रण किया है कि अब इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत दूर तक लेके जाना है। थोड़ी देर बाद पंजाब सरकार में मंत्री कुलदीप धालीवाल भी सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंचे। सवाल ये है कि क्या सुनीता केजरीवाल सियासी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं?
क्या महारैली के जरिए सुनीता केजरीवाल को राजनीति में लॉन्च करने की तैयारी है? सुनीता केजरीवाल अपने पति से नियमित तौर पर ईडी की हिरासत में मुलाकात कर रही हैं और साथ ही उनका संदेश जनता तक भी वीडियो के जरिए पहुंचा रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से उन्होंने अब तक 3 वीडियो संदेश जारी किए हैं। माना जा रहा है कि रैली में शामिल होकर वो अरविंद केजरीवाल का संदेश फिर से पढ़ सकती हैं। तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी सामने आ रही हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बातचीत करी। तो ऐसे में एक ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये सिंपैथी गेन करने का एक तरीका है पत्नी को आगे लाकर, और द सेम टाइम ये राबड़ी मॉडल को दोबारा लाने की कोशिश। भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। उसको लगता था कि अरविंद केजरीवाल बाहर को हम एलजी से काम रुकवा देंगे, अधिकार छीन लेंगे, कानून बदल देंगे, काम रुक जाएगा। उन्होंने सोचा आप गिरफ्तार कर लिया, आप काम रुक जाएगा। अब वहां से भी वो काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को एक चिंता ये है कि वो अंदर से काम क्यों कर रहे हैं। फिर उनको लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर से ही काम होने लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी ये है कि दिल्ली में काम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उसी काम की वजह से दिल्ली वाले उनकी जमानत जब्त कर देते हैं। तो उनकी एक ही बेचैनी है कि काम रोको। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर पलटवार किया, लेकिन माना जा रहा है कि 31 मार्च की रैली में सुनीता केजरीवाल पहली बार किसी राजनीतिक मंच से अपना भाषण दे सकती हैं। इस बीच दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन से पहले आम आदमी पार्टी के एक और नेता पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में शराब घोटाले मामले में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो यहां पर सवाल ये उठता है कि कैलाश गहलोत ईडी के रडार पर क्यों हैं और शराब घोटाले से कैलाश गहलोत का कनेक्शन क्या है।